Hello everyone, I'm Rebecca and you people are watching Adda 24/7. So my dear student, in this video session we people are going to cover a chapter of Flamingo book. So here in this video session we are covering the chapter of class 12th and name of the chapter is Indigo, which is written by Louis Fisher. Indigo in Hindi means नील. तो पहले जो किसान होते थे, गरीब किसान होते थे, वो नील की खेती करते थे. सो उसके ऊपर पूरा ये चैप्टर है. एंड लेट मी टेल यू, ये जो चैप्टर है आपको, इसमें आपको गांधी जी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे गांधी जी ने अपना फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया. सो उनका जो फर्स्ट स्ट्रगल था फ्रीडम का, वो स्टार्ट हुआ चंपारण से. चंपारण मूवमेंट उन्होंने पहला फ्रीडम स्ट्रगल किया था और ये फ्रीडम फाइट जो थी वो यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए थी, इंडिया से ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए थी. सो किस तरीके से गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाया, बाहर निकाला और हमारे भारत को आज़ादी मिली. सो उसका एक पोर्शन आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा. My dear student, here in this video I have covered this video in multiple parts and you people are going to learn part first of this chapter where we will cover the whole explanation of the chapter and we will learn all the hard words which will come in between. यानी कि जितने भी कठिन शब्द आएंगे वो बीच में हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लुइस फिशर की, कि ये जो चैप्टर है वो लुइस फिशर ने लिखा. सो लुइस फिशर कौन थे और गांधी जी के बारे में क्यों लिख रहे हैं. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लुइस फिशर थे वो एक इंग्लिश मैन थे. अब आपके दिमाग में आएगा इंग्लिश मैन और वो गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं. सो या लेट मी टेल यू, गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे लुइस फिशर और उन्होंने इनके ऊपर एक पूरी बुक लिखी, जिस बुक का छोटा सा एक्सट्रैक्ट आप यहाँ पर पढ़ रहे हो. सो लुइस फिशर जो थे उनका जन्म 1896 में हुआ था, 1896 में, और 1970 में इनका डेथ हो गया था. इनका जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ. गॉट इट? एंड दिस इज अ सिटी ऑफ यूएस. ओके, he served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. So 1918 से 1920 के बीच में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को भी सर्व किया था एज अ हेल्पर. एक ऐसा पर्सन जो फ्री में किसी को सर्व करता है, दैट इज कॉल्ड अ वॉलंटियर. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट. ही वाज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते थे, The Saturday Review and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. So this is the name of the book which he wrote for Gandhi ji. ये वो बुक है जो कि इन्होंने गांधी जी के बारे में लिखी थी, उनसे इंस्पायर होकर के, और इसी का ही पार्ट है जो आप पढ़ रहे हो. सो दिस बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. और उनकी ये जो बुक थी इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया मल्टीपल लोगों के द्वारा और बहुत ज़्यादा इनकी बुक ने नाम भी कमाया था, क्योंकि गांधी जी के इसमें जो किस्से लिखे हुए थे वो वाकई काबिले तारीफ थे एंड इट वॉज वेरी मच इंस्पायरिंग ऑल्सो. सो माई डियर स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट विद द स्टोरी. So here we have started with the story which is written, when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. He said, so who's I here in the first line? I is Louis Fisher. So Louis Fisher कहते हैं कि जब मैं पहली बार विजिट किया गांधी जी के पास 1942 में उनके आश्रम में, जो कि कहाँ है, सेवाग्राम में. सेवाग्राम इज इन अहमदाबाद, ओके, इन सेंट्रल इंडिया. ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. So जब ये गांधी जी के पास उनके आश्रम गए सेवाग्राम में, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई वो यहाँ पर लुइस फिशर आपको बता रहे हैं. उन्होंने बताया कि गांधी जी ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे मेरा फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. सो जब उनका फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, दैट वाज द पार्ट ऑफ 1917. ये ईयर था 1917 जब इनका फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे सारी चीज़ें हुई.
मैंने ये डिसाइड कर लिया था, मैंने ये निर्णय ले लिया था टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैं क्या करूंगा, मैं गुहार लगाऊंगा, आई विल आस्क द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया, मैं ब्रिटिशर्स से कहूंगा कि तुम हमारा भारत छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे भारत में रहने से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं. सो दिस इज समथिंग एंड दिस इज द ओनली टाइम व्हेन द थिंग्स स्टार्टेड. Central India is a kind of the belt of the earth. This comes in between. ठीक है, बीचों बीच में आता है, जिसमें आपके बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स आते हैं, मल्टीपल स्टेट्स आते हैं, जिसमें गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा और बिहार होगा एंड सो ऑन. सो दिस इज द सेंट्रल बेल्ट. ओके, नाउ he had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. अब गांधी जी बताते हैं कि उनको कहाँ जाना था, लखनऊ जाना था, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन में. कन्वेंशन रेफर्स टू अ मीटिंग. सो गांधी जी कह रहे हैं कि 1916 में मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी थी, कहाँ पर, लखनऊ में, और वो मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. सो दिस वाज द टाइम व्हेन ही अटेंडेड दैट मीटिंग, December 1916. There were 2,301 delegates. Delegates means participants. And many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said. So गांधी जी यहाँ पे बताते हैं कि जब मैं लखनऊ में दिसंबर 1916 में एक एनुअल मीटिंग में था, सो उस दौरान वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे. 2301 लोग उस मीटिंग में इकट्ठे थे, जिसमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स थे और कुछ विजिटर्स थे. यानी कि एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत ही बड़ा जमावड़ा था, बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब चीजें चल रही थी, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी बताते हैं, याद करते हैं. अ पीजेंट, पीजेंट मीन्स एक पुअर फार्मर, अ पुअर फार्मर came up to me looking like any other peasant. वो कहते हैं कि वो मेरे पास आया और वो वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसे कि बाकी peasants दिखाई देते हैं. और कैसे दिखाई देते हैं बाकी peasants? Poor and emaciated. Emaciated means someone who is very thin, who is very weak. तो गांधी जी यहाँ पे बताते हैं कि जैसे बाकी peasants होते थे, बाकी किसान होते थे, वैसे ही ये भी एक गरीब किसान था जो बहुत दुबला पतला सा था, थिन था, कमजोर दिखाई दे रहा था. सो वो इमेसिएटेड वर्ड पे जोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि शायद ये जो गरीब किसान है, इनको खाने के लिए ढंग से नहीं मिलता था, या इनकी नीड्स उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती थी, जो खाने पीने की नीड्स होती हैं वो इनकी प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से ये इतने कमजोर दिखाई देते थे. राइट. सो इस पार्ट में गांधी जी को लेकर के हमें लूस फिशर बताते हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ों को याद करना शुरू किया और मुझे बताना शुरू किया कि कैसे गरीब किसान उनके पास आया जो कि बहुत ही दुबला पतला सा और कमजोर सा दिखाई दे रहा था. आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण. वो गरीब किसान गांधी जी के पास आता है और कहता है मैं राजकुमार शुक्ला हूं. राजकुमार शुक्ला, मैं चंपारण से हूं. सो इफ यू लुक एट इन दिस मैप यू कैन सी हियर दिस इज चंपारण, नियर बाय नेपाल. तो उसने गांधी जी को बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूं. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. अब गांधी जी कहते हैं लेकिन मैंने तो आज तक उस जगह का नाम तक नहीं सुना था, और वो गरीब किसान मेरे पास चल करके आया था कि मैं उसके डिस्ट्रिक्ट में जाऊं. सो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर महात्मा गांधी कि ये पर्सन मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट आने के लिए क्यों बोल रहा है, और वो डिस्ट्रिक्ट जिसका मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज. तो ये जगह जो है चंपारण वो कहाँ है? ये फुट हिल्स में है, निचले हिस्से पे है हिमालयाज के, जो ऊंचे ऊंचे हिमालयाज हैं उनके फुट हिल्स पर है. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के पास.
Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. So it is said that गांधी जी फर्दर बताते हैं कि कुछ पुरानी प्रथा चली आ रही थी और एंशियंट कुछ पुराने प्राचीन काल में कुछ अरेंजमेंट इस तरीके से किए गए थे कि जो चंपारण के पीजेंट्स थे, पुअर गरीब किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स हुआ करते थे. शेयर क्रॉपर्स क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली जिस जमीन पर ये लोग खेती किसानी करते हैं, गरीब किसान, वो जगह उनके लिए इस तरीके की होती है कि वो वहां पर टेनेंट होते हैं. ठीक है, किराएदार. मतलब ये जमीन इनकी खुद की नहीं है, बल्कि ये किराएदार की तरह उस जमीन के लिए काम कर रहे हैं. राइट. और इसका जो पैसा होता है, जो टेनेंट होता है, आपको पता है टेनेंट को क्या करना पड़ता है, टेनेंट को पैसा देना पड़ता है अपने ओनर को. तो ये लोग क्या करते थे, ये जमीन के ओनर को पैसे के तौर पर क्या दिया करते थे, इसका प्रोडक्शन. सो जो भी जमीन पर प्रोडक्शन होता था उसका कुछ पार्ट ये लोग किसको दे दिया करते थे, ओनर को. यही उनका पैसा होता था, यही उनका किराया होता था. सो पुराने प्राचीन काल में जो पुराने किंगडम्स थे उनके हिसाब से चंपारण के जो किसान थे वो लोग वहां पर क्या किया करते थे, शेयर क्रॉपिंग किया करते थे कि उनकी जो फील्ड होती थी वो उनकी खुद की नहीं होती थी, वो एज अ टेनेंट वहां पर वर्क किया करते थे और जो प्रोडक्शन होता था उसका कुछ पार्ट निकाल करके एज पेमेंट दे दिया करते थे. राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम. सो ये जो शेयर क्रॉपिंग चल रही थी और जितने भी शेयर क्रॉपर शेयर क्रॉपिंग कर रहे थे उनमें से ही एक शेयर क्रॉपर कौन था, राजकुमार शुक्ला. वो राजकुमार शुक्ला जो मेरे पास आया था और मुझसे ये बोल रहा था कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आ जाइए चंपारण. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. वो वहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो बताना चाहता था कि कितना ज़्यादा बुरा किया जा रहा है उन लोगों के साथ. उसके हिसाब से जो किसान थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था. And this injustice was because of the landlord system which had been going on in Bihar. जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था उसमें जो भी अन्याय हो रहा था उसके बारे में वो कंप्लेन करने के लिए आया था. And somebody had probably said, speak to Gandhi. तो बेसिकली जब वो यहाँ पर आया तो उससे बोला गया कि तुम जाओ और जाकर के गांधी जी से इस बारे में बात करो तो शायद तुम्हारे मसले का कोई हल निकल जाए, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसका किसी तरह से कोई सोल्यूशन तुम्हें मिल जाए. तो बेसिकली वो गांधी जी के पास एग्जैक्टली नहीं आया था क्योंकि उसे गांधी जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था. वो आया तो कांग्रेस सेशन को अटेंड करने के लिए था ताकि वो कंप्लेन कर पाए लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में जो कि बिहार में चल रहा था. बट उसको किसी ने गांधी जी के पास भेज दिया. उसको किसी ने बोला कि तुम गांधी जी के पास जाओ, अगर तुम गांधी जी के पास जाते हो तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा. सो इस तरीके से डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो जो किसान था, वो जो राजकुमार शुक्ला था, वो जैसे तैसे करके कहां पहुंच गया था, गांधी जी के पास. गांधी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. तो जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास आया, गांधी जी कहते हैं कि जब वो राजकुमार शुक्ला मेरे पास आया तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरी एक अपॉइंटमेंट लगी हुई है कानपुर में. सो कानपुर इज कानपुर सिटी. अब आप बोलोगे कानपुर सिटी है तो कानपुर नेम क्यों लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ. दिस वाज द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा. तो जितने भी ब्रिटिशर थे ना उनका अलग एक्सेंट होता था, तो वो अपने एक्सेंट में हर चीज को स्ट्रेच करके बोलते थे. So they used to say Kanpur as Kanpur. Okay, so that's why it is written in that spelling only, which is the accent of Britishers. तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को बताया कि देखो मेरा एक अपॉइंटमेंट है और वो अपॉइंटमेंट कहाँ है, वो अपॉइंटमेंट कानपुर सिटी में है और फिर उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है. इंडिया के काफ़ी सारे अदर पार्ट्स हैं जहाँ पर जाकर के मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं. सो ये जो स्टेटमेंट गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को दिया वो उसको क्या बताना चाहते थे कि एक्चुअली ही इज़ वेरी वेरी बिजी. सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट कि मैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट आ पाऊँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है. सो मेरे लिए ये इम्पॉसिबल होगा कि मैं तुम्हारे तक पहुंच पाऊं. शुक्ला अकम्पनीड का मतलब क्या होता है, व्हेन यू गो एंड फॉलो समवन. आप किसी के पीछे पीछे जाते हो,
उसके साथ साथ चलते हो। जैसे आपकी मम्मी अगर कभी बाहर जाती थी जब आप छोटे थे तो आप भी मम्मी के साथ साथ जाते थे, राइट? सो दैट इज कॉल्ड अकम्पनी। तो शुक्ला ने क्या किया, राजकुमार शुक्ला ने अकम्पनी किया किसको, गांधी जी को, एवरीवेयर। जहां जहां गांधी जी जाते राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे जाता। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद के पास जो सेवाग्राम आश्रम था वहां पर गांधी जी वापस आ गए और उनके साथ साथ कौन आया, राजकुमार शुक्ला। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक्स, ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, फिक्स अ डेट ही बेग्ड। तो वो ऐसे हर बार गांधी जी का पीछा करता, जहां जहां गांधी जी जाते वहां वहां वो उनके पीछे चल देता। तो पूरी एक जर्नी कंप्लीट करके वापस सेवाग्राम आश्रम तक वापस से राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पीछे पीछे आया। उसके बाद गांधी जी उससे बोलते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो वो हाथ जोड़ करके गांधी जी से भीख मांगता है, विनती करता है, बेग करता है कि प्लीज आप बस एक डेट फिक्स कर दीजिए, मतलब कोई भी मुझे ऐसा दिन बता दीजिए जब आप फ्री होंगे और मैं आपके साथ अपने डिस्ट्रिक्ट चल पाऊं, ताकि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट विजिट करिए और हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए। सो राजकुमार शुक्ला का गांधी जी का पीछा करने का क्या रीजन था, जस्ट द रीजन दैट वो चाहता था कि वो एक डेट फिक्स कर लें जिस डेट पर वो चंपारण जा सके। Impressed by the sharecropper's tenacity, tenacity means determination, दृढ़ होना, okay? And Story Gandhi said, I have to be in Calcutta or such and such a date, come and meet me and take me from there. तो अब गांधी जी उसको बताना शुरू करते हैं, अच्छा ठीक है। गांधी जी कहते हैं यहाँ पे कि वो पर्सन मतलब मुझे इतना ज़्यादा टेनेशियस लगा, इतना ज़्यादा डिटरमिन्ड लगा, ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा टेनेशियस थी, वो बहुत डिटरमिन्ड था, अपनी चीज़ों पे अड़िग रहने वाला इंसान था। तो मुझे उसकी टेनेशियसनेस इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया उससे, और फिर जो स्टोरी उसने मुझे सुनाई वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव थी और मैं लिटरली उसकी मदद करना चाहता था। तो मैंने उसको बोला कि मैं अभी कुछ दिनों बाद कैलकाटा में होऊंगा, इस तारीख को मैं कैलकाटा में होऊंगा, तो तुम आओ और मुझे वहां पर आकर के मिलो और फिर वहां से मुझे तुम अपने डिस्ट्रिक्ट ले जाना, मतलब चंपारण लेके जाना। तो गांधी जी ने सिंपल सा बोल दिया था कि देखो हम तुम्हारी डेट फिक्स कर देते हैं, एक्चुअली द डेट इज नॉट फिक्स्ड, बट मैं इस टाइम पर कैलकाटा में होऊंगा और जैसे ही मैं वहां से फ्री होता हूँ तो तुम मुझे लेने के लिए आ जाना, तो मैं तुम्हारे साथ साथ चल दूंगा। सो ही वॉज लाइक, गांधी जी बस आप मेरे को एक डेट बता दो, मैं आपके साथ चलूंगा। और गांधी जी ने उसको ये चीज़ बोल दी, तो उसके दिमाग में ये बात थी कि मुझे गांधी जी को कैलकाटा की बात वापस लेकर के अपने चंपारण आना है। मंथ पास्ड, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointment spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. Now let me tell you, sitting on haunches का मतलब क्या होता है, उकड़ू होके जब आप बैठ जाते हो ना, ऐसे मैं बना देती हूँ पोजीशन, सपोज ये हमारा हेड है और हम ऐसे करके बैठे हुए हैं, ये हमारे पैर हैं और हम ऐसे करके बैठे हुए हैं ये वाली पोजीशन पे, राइट? तो ये जो उकड़ू की पोजीशन होती है ना, जब आप ऐसे करके पैरों के बल पे बैठ जाते हो, पैरों के ऊपर जोर दे करके बैठ जाते हो, तो दैट इज कॉल्ड हॉन्चेस। सो जब कई महीने गुजर गए तो शुक्ला आकर के अपने हॉन्चेस पे बैठ गया। कहाँ बैठ गया? उसी जगह पर जहां पर कैलकाटा का वो स्पॉट था जहां पर गांधी जी ने बोला था कि तुम मुझसे आकर के मिलना। सो कैलकाटा की वो जगह, वो अपॉइंटमेंट स्पॉट जहां पर गांधी जी ने उसको बोला था कि मुझे आकर के मिलना, वो ठीक उसी जगह पर बैठा हुआ था, उकड़ू पोजीशन पे, जैसे कि गरीब किसान बैठते हैं। गांधी जी अराइव्ड। जैसे ही गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। उसने इंतजार किया कि गांधी कब फ्री होंगे, गांधी जी कब फ्री होंगे, कब मेरी उनसे मुलाकात होगी और कब मैं उन्हें चंपारण लेके जाऊंगा। सो एक एक चीज लूज फिशर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि वो पर्सन कितना ज्यादा टेनेशियस था। और लूज फिशर जो ये लाइंस कहते हैं, ये उनकी खुद की ऑब्जर्व करी हुई नहीं है, बल्कि ये चीज नरेट करी गई है गांधी जी के द्वारा। गांधी जी कहते हैं कि वो इंसान इतना टेनेशियस था, मैंने उसको कैलकाटा आने के लिए बोला, वो बंदा कैलकाटा आया और आकर के मेरा तब तक इंतजार करता रहा जब तक मैं फ्री नहीं हो गया। Then the two of them boarded a train for the city. फिर गांधी जी कहते हैं
कि हम दोनों फिर चल पड़े। हम लोग एक ट्रेन में बैठे और हमारी जर्नी शुरू हो गई। एंड वी वर बोर्डेड फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। तो बिहार में जो पटना नाम की जगह है वहां के लिए लोग चल पड़े। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, who later became president of the Congress Party and of India. अब राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी के साथ बिहार की तरफ बढ़ा, बिहार में पटना नामक जगह की तरफ बढ़ा, तो वहां जाने के बाद जो शुक्ला था वो उन्हें कहाँ लेकर के गया, वो उन्हें एक लॉयर के घर लेकर के गया और उस लॉयर का नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बारे में यहाँ पर लुइस फिशर मेंशन करते हैं कि जो बाद में प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस पार्टी के और इंडिया के भी। सो राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गॉट इट? तो अब जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को पटना नामक जगह पर एक लॉयर के घर के बाहर ला करके खड़ा करते हैं जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद है, तब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब यहां पर जाने के बाद पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद तो उस जगह पर है ही नहीं, उस पर्टिकुलर जगह पर है ही नहीं जहां पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर के आया है। But the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper. Got it? So अब मैं आपको बताती हूँ, yeoman also refers to the poor peasant, गरीब किसान को ही yeoman बोलते हैं, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद क्योंकि आउट ऑफ टाउन थे, उनके सर्वेंट्स को यहाँ पर अच्छे से पता था कि शुक्ला कौन है। शुक्ला को वो अच्छी तरीके से जानते थे, राजकुमार शुक्ला को, शायद इसलिए क्योंकि राजकुमार शुक्ला इससे पहले भी राजेंद्र प्रसाद के घर पर कई बार विजिट कर चुका था फॉर द अर्ज। सो राजेंद्र प्रसाद के जितने भी नौकर चाकर थे वो राजकुमार शुक्ला को अच्छे से जानते थे कि ये गरीब किसान है, ये पुअर पीजेंट है, जो कि अक्सर यहाँ पर आ जाता है पेस्टर करने के लिए उनके मास्टर को कि वो उनकी मदद करें इंडिगो शेयरक्रॉपर्स की। राइट? पेस्टर का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना किसी। सो दिस हैपेंस अ नंबर ऑफ टाइम। हमेशा ये चीज होती रहती थी कि जब जब राजकुमार शुक्ला को वक्त मिलता वो जाकर के राजेंद्र प्रसाद के घर के बाहर बैठ जाता और जाकर के बोलता कि मुझे राजेंद्र प्रसाद से मिलना है और मुझे चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद हमारी मदद करें क्योंकि हम इंडिगो शेयरक्रॉपर्स के ऊपर बहुत ही बड़ी परेशानी, बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें मदद चाहिए राजेंद्र प्रसाद की, मास्टर की हेल्प चाहिए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद की मदद चाहिए। So they let him stay on the grounds with his companion, Gandhi, whom they took to be another peasant. So यहाँ पे गांधी जी बताते हैं कि इस वजह से, इसलिए क्योंकि राजकुमार शुक्ला अक्सर राजेंद्र प्रसाद के घर के बाहर विजिट करता रहता था और वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे, राजेंद्र प्रसाद के जितने भी सर्वेंट थे वो चीज़ अच्छी तरीके से जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान है। तो उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है, तुम बाहर बैठे हुए हो जमीन पर तो बाहर बैठे रहो। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ वहां जमीन पर बैठ गए क्योंकि अभी जो उनके कंपेनियन थे, अभी जो उनके साथी थे वो कोई और नहीं, वो गांधी जी थे। राइट? और जितने भी सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, उन्हें पता ही नहीं था कि गांधी जी कौन है। तो यहाँ पर उन्होंने गांधी जी को क्या कंसिडर किया कि गांधी जी भी एक गरीब किसान है और इसी वजह से उन्होंने भी क्या किया, उनको छोड़ दिया एज इट इज बैठने के लिए, गरीब किसान की तरह। उन्हें लगा गांधी जी भी गरीब किसान हैं, तो वो राजकुमार शुक्ला के साथ वहीं जमीन पर बैठे रहे। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? अब क्योंकि जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि गांधी जी हैं कौन, क्योंकि वो तो उनको एक गरीब किसान ही समझ रहे थे राजकुमार शुक्ला की तरह। राइट? तो एक्चुअली पुराने समय पे एक प्रथा चलती थी जिसको अनटचेबिलिटी बोलते थे, छुआछूत, कि कोई भी बड़े जो पैसे वाला इंसान है और जो अच्छी जात का है, ऊपर जात का है, उसके घर में आप जाकर के किसी भी चीज को छू नहीं सकते अगर आप एक नीची जात से बिलोंग करते हो तो। और राजकुमार शुक्ला एक नीची जात का व्यक्ति था।
गांधी जी एक अच्छे लेवल के इंसान थे, अच्छी जात से बिलोंग करने वाले इंसान थे, लेकिन ये चीज़ राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स को नहीं पता थी। तो राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स को क्या लगा कि गांधी जी भी एक पीजेंट हैं, पुअर पीजेंट, और वो भी एक अनटचेबल पर्सन है, तो उन्होंने गांधी जी को क्या नहीं छूने दिया, अलाउ ही नहीं किया कि वो कुएं से पानी निकालें, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जितने भी अनटचेबल लोग होते हैं, अगर वो हम बड़े लोगों की किसी भी चीज़ को टच कर लेंगे तो वो पल्यूट हो जाएगी, वो अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि अनटचेबिलिटी उस टाइम बहुत ही चरम सीमा पर था अपनी। किसी भी गरीब या किसी भी नीची जात के इंसान को अलाउ नहीं था कि वो किसी भी बड़े जात के घर में जाकर के किसी भी चीज़ को छुए। सो गांधी जी के भी साथ वही हो रहा था। गांधी जी को भी वो वही समझ रहा था कि एक अनटचेबल पर्सन है, इनको किसी भी चीज़ों को छूने को हमें अलाउंस नहीं देनी चाहिए, राइट। लेकिन अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं, और फिर वो पहचानते भी कैसे, वो तो मुझे जानते ही नहीं थे कि मैं एक अनटचेबल नहीं हूँ। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी ने निश्चय किया कि वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, which was en route to चंपारण। बिहार से जब आप चंपारण के रास्ते की तरफ चलोगे, है ना, तो आपको रास्ते में ही क्या मिलेगा, मुजफ्फरपुर मिलेगा। तो गांधी जी का ये सोचना था कि अगर मुझे चंपारण जाना है बिहार से, तो मैं बीच में मुजफ्फरपुर होता हुआ जाऊंगा, जो रास्ते में ही पड़ता है, एन रूटेड है मतलब रास्ते में ही पड़ता है। To obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब गांधी जी को क्या लग रहा था कि जो राजकुमार शुक्ला है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मुझे वो पूरी इंफॉर्मेशन ना दे, तो मुझे इस पूरे चीज़ के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज लेनी पड़ेगी, और उस कंप्लीट नॉलेज के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो राजकुमार शुक्ला था वो उन्हें कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकता था। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. Let me tell you. अब मुजफ्फरपुर में कौन रहता है, J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी कौन है, ये आर्ट्स कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं। मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज है जहां पर ये एज अ प्रोफेसर काम करते हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो J.B. कृपलानी को एक टेलीग्राम लिखेंगे और वो उनको ये बताएंगे कि वो मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। और J.B. कृपलानी को गांधी जी कैसे जानते हैं, तो गांधी जी की मुलाकात J.B. कृपलानी से कहाँ हुई थी, शांति निकेतन स्कूल में हुई थी, जिसके फाउंडर कौन है, टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल बनवाया था वेस्ट बंगाल, कोलकाता में, राइट। तो वो स्कूल जो है ना, उसी का नाम है शांति निकेतन स्कूल, जो अब एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। तो टैगोर के शांति निकेतन नामक स्कूल में J.B. कृपलानी और गांधी जी की मुलाकात हुई थी, और तभी से ही गांधी जी J.B. कृपलानी को जानते थे। इसीलिए वो यहाँ पर उनको एक टेलीग्राम लिखते हैं और वो उनको ये बताते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। ये मुजफ्फरपुर के लिए निकले, और जब मुजफ्फरपुर के लिए ये निकले तो इनकी जो ट्रेन थी वो कब पहुंची, आधी रात को। डेट क्या थी, 15 अप्रैल 1917, 1917 15 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंच गए, मुजफ्फरपुर। कृपलानी was waiting at the station with a large body of student. J.B. कृपलानी क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे, राइट, मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो उनके साथ ढेरों संख्या में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ वो स्टेशन के बाहर गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। तो J.B. कृपलानी स्टेशन के बाहर ही मिले गांधी जी को। गांधी जी stayed there for 2 days in the home of Professor Milkani, a teacher in a government school. तो मुजफ्फरपुर में गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर थे जिनका नाम था मलकानी। तो मलकानी जी के घर में गांधी जी ने 2 दिन का स्टे लिया। It was an extraordinary thing in those days. अब गांधी जी बताते हैं कि उस समय ये एक बहुत बड़ी चीज थी।
अब बहुत बड़ी चीज़ का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्यों बोला है गांधी जी ने इस चीज़ को? जो वो मलकानी जी के यहाँ 2 दिन रुक करके आए, इसको उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्यों बोला? देयर वाज अ रीजन। गांधी जी कहते हैं कि वो पर्सन जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट था, उसको बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस या इनजस्टिफिकेबल निगाहों से देखा जाता था उन दिनों, राइट? और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा पर्सन यानी कि गांधी जी जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए थे, वो जाकर के कहाँ रुक रहे हैं? वो जाकर के रुक रहे हैं मलकानी के घर, जो कि वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल का एक प्रोफेसर है। तो उसको डर था ब्रिटिशर्स से कि ऐसा ना हो कि कल को ब्रिटिशर्स उनकी नौकरी खा जाएं या फिर उनका देश निकाला करवा दें, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। सो दैट्स वाई गांधी जी सेड दैट दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज कि मेरा मलकानी के घर पे रुकना। दैट वॉज नॉट पॉसिबल। अगर किसी को भी पता चल जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। गांधी जी commented, for a government professor to harbor a man like me. So that is what I say कि मेरे जैसा इंसान और एक प्रोफेसर के घर में रुक रहा है। मेरे जैसा इंसान का क्या मतलब है? उनका एक ऐसा इंसान जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। सो दिस वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे इंसान को शेल्टर दे रहे हैं अपने घर में जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. जो छोटी छोटी सी जगहें थी वहाँ पे जो इंडियंस थे वो बहुत ही ज़्यादा डरे रहते थे, वो सिंपथी नहीं दिखा पाते थे। सिंपथी का मतलब है सहानुभूति नहीं दिखा पाते थे फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। एडवोकेट्स ऑफ होम रूल का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी आप एक चीज समझो यहाँ पर कि ये टाइम ब्रिटिशर्स का है। उस समय ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो हमारे भारत में रूल कर रहे हैं, राइट? और अगर यहाँ पर भारत में इंडियन का रूल्स हो जाए तो दैट शुड बी सेड एज एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। मतलब जब हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा, जब हमारे यहाँ अपनी सरकार होगी, तब हम उसको बोलेंगे कि वो एडवोकेट्स ऑफ होम रूल है। सो यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि दिस वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल। छोटी छोटी लोकेलिटीज में लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर था कि हम लोग किसी भी ऐसे पर्सन के टुवर्ड्स सिंपैथी नहीं दिखा सकते जो कि होम रूल की डिमांड कर रहा है। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट मीन्स आने की खबर, अराइवल। The news of Gandhi's advent of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. So जैसे ही गांधी जी कहाँ पहुंचे, मुजफ्फरपुर पहुंचे, धीरे धीरे करके गांधी जी के आने की खबरें और गांधी जी किस मिशन की वजह से वहां पर आए हैं इसकी भी खबरें दूर दूर तक फैलने लगी। और जल्द ही ये मुजफ्फरपुर से कहाँ तक पहुंच गई थी? चंपारण तक। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by convinced to see the champion. अब for them Gandhi was a champion because he was the only person जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार थे, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए तैयार थे, राइट? तो यहाँ पर जो भी शेयरक्रॉपर्स थे दूर दूर से, शेयरक्रॉपर्स चंपारण से वो आना शुरू हो गए थे गांधी जी के पास। कुछ पैदल चल के आ गए थे, कुछ अपने अपने कन्वेंस से आ रहे थे, यानी कि टांगा या जो भी उनके पास, जो भी मौजूदा हालात में जो भी उनके पास ट्रेवल करने के लिए साधन अवेलेबल थे, वो उन चीज़ों से आना शुरू कर गए थे। क्रेज इतना था कि कुछ लोग पैदल भी चल करके आ रहे थे। सो इट वाज लाइक कि हमारा चैंपियन आ रहा है, हमारा चैंपियन आ रहा है, हमारा चैंपियन आ रहा है जो कि हमारे लिए ब्रिटिशर्स से लड़ेगा। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को, वकीलों को बुलाया गया ताकि वो गांधी जी को ब्रीफ कर सके पूरा मैटर, ठीक है, शॉर्ट वे में कंप्लीट बता सके कि क्या चीज चल रही है। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। वो क्या करते थे, वो जो पीजेंट्स होते थे, जो गरीब किसान होते थे, उनको कोर्ट बुलवाते थे और उनके केसेस को सुनते थे, लेकिन उस केसेस की सुनवाई के लिए वो अच्छी खासी उनसे फीस चार्ज करते थे। जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स थे,
राइट तो जब भी ये वाले मैटर के ऊपर कोई भी बात चलती थी तो बड़े बड़े जो लॉयर्स थे वो आए, उन्होंने कहा ठीक है हम लोग इसके लिए फ़ाइट ज़रूर करेंगे, हम लोग इसके लिए बात ज़रूर करेंगे, बट इसके लिए हम फ़ीस चार्ज करेंगे। और वो जो फ़ी चार्ज करने के लिए उन्होंने बोला था लॉयर्स ने, वो अच्छी खासी थी, दैट वॉज टू मच। गांधी chided the lawyers, not chided बोल सकते हो उसको, that this means scolded। गांधी जी ने क्या किया, डांटना शुरू कर दिया लॉयर्स को, जितने भी वकील थे उनको, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने बोला कितने नालायक हो तुम लोग गरीब किसानों से इतना इतना पैसा ले रहे हो जबकि तुमको उनके हालात पता है। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law court। गांधी जी कहते हैं कि मैं अब यहाँ पर इस रिजल्ट पे पहुंचा हूँ, इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि हम लोगों को अब लॉ कोर्ट्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉ कोर्ट्स जाने से किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। टेकिंग सच केसेस टू द लॉ कोर्ट्स डज लिटिल गुड। अगर हम लोग लॉ कोर्ट जाते हैं तो उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, और अगर हो भी रहा है तो नाम मात्र का हो रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। सो कोई जरूरत नहीं है कि आप लॉ कोर्ट जाओ, वहां पे जाकर के अपनी हियरिंग करो, सुनवाई करो, उसके बाद पता नहीं मसला कहां कहां तक पहुंचे और आपके पैसे भी बर्बाद हो। Where the peasants are so crushed and fierce stricken। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि मुझे पता है कि जो हमारे यहाँ के गरीब किसान हैं, बेचारा उनका कोई भी फायदा नहीं है वहां जाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी क्रश्ड हैं, वो दबे कुचले हुए हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया है और फिर वो डरे हुए भी तो हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। तो लॉ कोर्ट में जाना इज नॉट गुड, वो यूजलेस है, बेकार है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उनके लिए जो सबसे बड़ी जीत होगी, जो सबसे बड़ी जीत होगी वो ये होगी कि वो लोग आजाद हों। सबसे पहले किस चीज से? डर से। वो डर जो ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर बना के रखा हुआ है, वो डर जो लॉयर्स ने उनके ऊपर बना के रखा हुआ है, वो डर जिसके लिए वो कभी भी अपनी खुद की क्रॉप्स के लिए नहीं बोल पाते। सो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया कि देखो अब कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को लॉ कोर्ट जाने की, क्योंकि तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम लोग इंडिपेंडेंट ही नहीं हो, और जब तक तुम लोग अपनी आवाज खुद नहीं बनोगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो पहले अपने डर को मिटाओ, अपने डर को खत्म करो, तब जाकर के तुम आजादी पा पाओगे। So my dear student, this was the end of the first part. We will continue with the second part in the next video. I hope you people have learned this chapter properly. Now thank you everyone. Do not forget to like, share and subscribe.